हेलो, तो हम देखते हैं ये दूसरा वीडियो है अपना प्रकाश के प्रवर्तन पे। इसमें जो है प्रकाश के प्रवर्तन को पूरा चैप्टर को हम इसमें कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2019 में और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रकाश के प्रवर्तन से। तो एक तो हमने जो देखा था, आपको कल जो क्वेश्चन देखा था उसको मैं एक बार रिव्यू दे देता हूँ। ठीक है, चंद्रमा के धरातल, ये जो वाला क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कि आकाश, चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो देखिए, ये प्रकाश के प्रकीर्णन से है, तो प्रकीर्णन जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में हम कवर करेंगे इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पे। इसको फिलहाल मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। देखिए, धरती पे जो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो प्रकाश होता है उसका जो नीला रंग जो होता है उस सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रकीर्णन होता है उसके, इसीलिए दिखाई देता है कि। और यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे वायुमंडल है, लेकिन चंद्रमा पे वैसा कोई वायुमंडल है क्या, नहीं है। जब चंद्रमा पे वायुमंडल ही नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होगा क्या, नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे ऐसे क्या कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन हमने 2 नंबर को देखा था कि वस्तु अगर फोकस यानी 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर के बीच के 20 सेंटीमीटर पे है तो आपको जो है वस्तु कहाँ बनेगी। इस क्वेश्चन को देख लिया था हमने। दूसरा एक 9 नंबर क्वेश्चन भी हम देखे थे, ठीक है। अब जो है हम देख लेते हैं आगे हमें कौन सा क्वेश्चन देखना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे हम मानव नेत्र से क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस मानव नेत्र से जो क्वेश्चन पूछा गया है ये भी आप जानते हैं, या फिर मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा अच्छे से बताऊंगा कि ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप उसे सॉल्व कर लेंगे। ये आवर्धन क्षमता से रिलेटेड है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसका जो है हम दूसरे वीडियो बनाएंगे, उस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उस पर हम बता देंगे आपको कि क्या चल रहा है, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रकाश के प्रवर्तन से जो भी क्वेश्चन है, जैसे 2018 के अगर हम पहले खोलते हैं तो 2018 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए 2018 में आते हैं, तो 2018 में आप एक 27 नंबर क्वेश्चंस देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कितना आसान क्वेश्चंस आता है। देखिए 2027 में जो क्वेश्चन पूछा है कि फोकस दूरी एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हुई है, तो फोकस दूरी बताओ भाई। तो वक्रता त्रिज्या की आधी हो जाएगी यानी 7.5 हो जाएगी। अब ये अवतल दर्पण है तो इसमें प्लस का होगा या माइनस का होगा, इसको आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। क्योंकि प्लस का होगा कि माइनस होगा ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, तो आप अवतल दर्पण में याद रखिएगा कि प्लस होता है कि माइनस होता है। इसको जब मैं थ्योरी बताऊंगा तो वहाँ पे बता दूंगा। दूसरा जो है कि गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण है तो फोकस दूरी और आर में क्या रिलेशन होता है, तो आप जानते हैं अभी ऊपर वाला जो क्वेश्चन देखा उसी पे है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह और भी चैप्टर हैं जिसको हम एक एक करके समझेंगे। तो अभी आते हैं इस पे पूरे थ्योरी को समझते हैं, ठीक है। वीडियो के स्टार्टिंग में ना हम साइन ऑफ कर्वेचर साइन देख लेते हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में क्या क्या साइन होता है, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है आप देख रहे हो कि ये आपका टोटल जो है यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो ये गोलीय दर्पण, इसे समझ लीजिए, ठीक है। गोलीय दर्पण का एक, इसको अगर हम इस साइड से पेंट कर दें तो ये कौन सा मिरर बन जाएगा, कन्वर्जिंग मिरर बन जाएगा, यानी अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। इस साइड से ऐसे पेंट कर दीजिए तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो अब जो अवतल दर्पण होता है इसमें क्या होता है, फोकस दूरी कहाँ होता है, इधर इस साइड में होता है, फोकस दूरी इस साइड में होगा, ठीक है। वक्रता त्रिज्या भी इस साइड में होगा, ठीक है। तो इस साइड की ओर जब भी जाएंगे तो ये नेगेटिव साइन में आता है, ठीक है। और इस साइड की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव साइन में आएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जो अवतल दर्पण होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकस दूरी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको आप ट्रिक में ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए हम एक्स एक्सिस ऐसे ही याद करते हैं ना, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है 0, ठीक है। तो 0 के अगर हम लेफ्ट हैंड में जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव, और 0 के राइट हैंड में जाएंगे तो क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, ओके। तो उम्मीद करते हैं ये साइन समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, इसमें जो है ना प्रकाश के प्रवर्तन में एक बहुत ही ज़्यादा दर्पण से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं या फिर आ सकते हैं, आप याद रखिएगा इसको। ऐसे ये अगर आप प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ रहे हैं तो ये दर्पण सूत्र आपको याद रहना ही चाहिए। दर्पण सूत्र आप ज़रा इसको मैं जूम कर देता हूँ, आप देख लीजिए, ये जो है अपना दर्पण सूत्र है, ठीक है। ये जो है दर्पण सूत्र है, ये जो है अपना दर्पण सूत्र है, ठीक है। 1 + v + 1 + u = 1/f, ठीक है। इसमें जो है अगर हम ये जो u और v का साइन डिपेंड किस पर करता है, दर्पण कौन सा है, ठीक है। f का भी साइन डिपेंड करता है दर्पण कौन सा है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। दूसरा है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता क्या होता है कि जब कोई इमेज कितना बड़ा है, ठीक है। अगर आवर्धन क्षमता 1 है तो इमेज क्या है, जितनी साइज़ की ऑब्जेक्ट है यानी वस्तु है उतने ही साइज़ की क्या है, उसकी इमेज है।
जैसे अगर आवर्धन क्षमता की बात करें, जिसको m से डिनोट करते हैं, किसे डिनोट करते हैं, m से, तो ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बीम की ऊंचाई, यानी प्रतिबिंब जो बना हुआ है और बीम जो हमने रखा है ऑब्जेक्ट। तो अगर बताओ, अगर 4 सेंटीमीटर का क्या है प्रतिबिंब है और 4 सेंटीमीटर का बीम है, तो 4 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। तो 1 से अगर ज़्यादा होता है प्लस में, तो हम समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बन रही है, जो क्या इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रही है, वो ज़्यादा बड़ी होगी किससे, बीम से, यानी ऑब्जेक्ट से। ठीक है, इसीलिए हम इसको शॉर्ट में एक फार्मूला से डिनोट करते हैं कि m इक्वल टू h डैश अपॉन h। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। तो ये इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर हम आवर्धन क्षमता की बात करें 2 टर्म में, यानी कि हाइट के टर्म में भी और उसके ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के टर्म में भी, तो ये आप देखिए 1/-v/u होता है, m इक्वल टू -v/u। अगर आपका v देखिए, यहाँ पे v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और u जो है बीम की दूरी। अगर प्रतिबिंब की दूरी ज़्यादा होगी, यानी प्रतिबिंब अगर ज़्यादा दूरी पर बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर मानिए 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और प्रतिबिंब बन गया 20 सेंटीमीटर पे, तो 10/20 करोगे तो छोटा ही बनेगा, 10/20 क्या होगा, छोटा ही आएगा। तो ऐसे आप सोच सकते हो कि अगर आपका u अगर छोटा हुआ तो फिर ऑटोमेटिक इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। तो अगर ये बात समझ में नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं है, आप याद रखिएगा इतना, माइनस v/u जो होता है दर्पण के आवर्धन का फार्मूला होता है। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, और जो क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ जाएंगे। जैसे ऊपर एक क्वेश्चंस है, आप इसको छोड़िए, ऐसे उतनी ज़रूरी क्वेश्चंस है नहीं। आपने जो है, अगर हमने प्रकाश का प्रवर्तन पढ़ लिया तो आपको सबसे पहले वीडियो मैंने बताया था प्रकाश के प्रवर्तन के नियम क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब भी लाइट, जैसे ये मान लीजिए ये कोई मिरर है, प्लेन मिरर मत समझ लीजिए, ये जो है एक समतल दर्पण है, तो इस पे जब कोई भी रे आती है तो ऐसे जाएगा, ये हो गया क्या, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, यानी अपवर्तन किरण यानी परावर्तन किरण। तो यहाँ से जिस एंगल पे बीच में जो होता है अपना नॉर्मल होता है, ठीक है, नॉर्मल बीच में क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो पहला रूल क्या कहता है, जितना अपवर्तन एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, यानी जिस एंगल से इंसिडेंट कर लेगा, रिलेटेड करते हैं थीटा है, तो उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी होगा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। यानी ये अगर x डिग्री है तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा, x डिग्री। ये रूल होता है, और इस रूल पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको बोलेगा कि ये जो है बताओ 60 डिग्री है, कितने, ये मान लो 30 डिग्री है, तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री। ऐसा कुछ भी, ऐसा बिल्कुल आसान क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसे पूछे देगा आपसे कि ये एंगल दिया हुआ है आपको 30 डिग्री, ठीक है, तो पूछेगा कि ये एंगल बताइए क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको कैसे करोगे। सबसे पहले आपको ये बनता है कि ये अगर नॉर्मल है तो आप बताइए इधर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का, यानी ये दोनों एंगल मिलाकर 90 डिग्री होगा, और ये दोनों एंगल मिलाकर भी कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी ये यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री है। ये एंगल अगर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है तो 90 माइनस अगर 30 कर देंगे आप, तो आपका जो है 60 डिग्री ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। ये अगर 60 डिग्री आपका आंसर तो निकल गया, बट इसको पूरा समझने के लिए अगर एक एंगल दिया हुआ हो तो इसके चारों एंगल आप फाइंड कर सकते हैं। ये 60 हुआ तो ये कितना हुआ, 60, ठीक है, और ये 60 और 90 के रिलेशन से आप बोल सकते हो ये कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। तो हम इस तरह बोल सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये ऐसे देखकर भी क्वेश्चन अगर आए तो आप डायरेक्ट देखकर ही बता सकते हो, इतनी सॉल्यूशन करने की या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको देखने के बाद, ठीक है।